चलिए मशीनरी लिखा हुआ है लास्ट ईयर 12 लाख 10 लाख और करंट ईयर 12 लाख। तो इसको देख करके आपको क्या लगता है कि इस साल 12 लाख की मशीन खरीदी? नो सर, नहीं, 2 लाख की मशीन खरीदी। मतलब सर जो एसेट होती है वो हम जब बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी साल की परचेज की हुई एसेट लिखते हैं। हम उस डेट पर जितनी भी एसेट है, चाहे वो 10 साल पहले खरीदी हो और आज भी एग्जिस्ट करती हैं, तो वो भी लिखते हैं। क्लियर हो गया बात? बैलेंस शीट के अंदर एज ऑन इसलिए लिखा जाता है कि वो फॉर द ईयर, उस ईयर की आइटम नहीं होती, उस डेट पर जितनी आइटम है वो होती। तो पहले वाली मशीनरी से आपने ये इंफॉर्मेशन निकाली कि सर 2 लाख की मशीनरी खरीदी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, सैलरी। सैलरी इज एन एक्सपेंस। लास्ट ईयर 5 लाख, करंट ईयर 4 लाख। इसे क्या लग रहा है आपको कि करंट ईयर में 4 लाख की सैलरी पे करी है या कुछ और इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है? सैलरी डिडक्ट हो गई। और कोई इंफॉर्मेशन? हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का आंसर आ रहा हो? कोई आंसर? एम्प्लॉयज निकालने हैं। और कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताइए। सो 1 लाख पे कर दी, 1 लाख पे कर दी। सैलरी का आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लिखा होगा, सिर्फ सैलरी वर्ड लिखा होगा। क्या समझे? सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है सर, ये एक्सपेंस है। जब अगर मैं 31 मार्च को अकाउंट्स बना रहा हूं तो मैं सिर्फ उसी साल की सैलरी लिखूंगा। 5 साल पुरानी सैलरी में इस साल के अकाउंट्स में नहीं लिखूंगा, या 2 साल पुरानी सैलरी में इस साल के अकाउंट्स में नहीं लिखूंगा। सैलरी में ये मतलब है कि इस साल 5 लाख की सैलरी पे करी थी और इस साल 4 लाख की सैलरी पे करी। इस साल के कैश फ्लो में 5 लाख की सैलरी आएगी, इस साल के कैश फ्लो में 4 लाख की सैलरी आएगी। करंट ईयर के एक्सपेंस का प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस से कोई लिंक नहीं है इन रिगार्ड पेमेंट। हम अभी कैश फ्लो बना रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, बस समझ आ रही है बात? तो सर मशीनरी में क्या करा हमने? मशीनरी में चेंज वाला देखा और सैलरी में लेकिन चेंज वाला नहीं देखा, सैलरी में टोटल देखा। ये कंपेयर कर पा रहे हैं आप सब? नहीं कर पा रहे? ये सर एसेट 10 से 12 हो गई, इसका मीनिंग निकल करके ये आया कि इस साल एसेट 2 लाख की खरीदी, लेकिन एक्सपेंस लास्ट ईयर का अलग है, एक्सपेंस करंट ईयर का अलग है। तो हमारे इस ईयर के कैश फ्लो में इस ईयर का एक्सपेंस आएगा। हमें इस 1 लाख से कोई इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। भाई लास्ट ईयर टोटल सैलरी 5 लाख पे करी, इस साल टोटल सैलरी 4 लाख पे करी। अब सैलरी घटी है, कुछ भी वजह हो सकती है उसकी, हमने एम्प्लॉइज कम कर दिए या सैलरी कम कर दी या एक ब्रांच कम कर दी, इसलिए सैलरी कम जा रही है। हम ये नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया, इस पे हम चर्चा नहीं करते। हम इस चैप्टर में सिर्फ कैश का मतलब है इस साल सैलरी का 4 लाख कैश पे हुआ, 4 लाख। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट, लोन। 50 लाख का लोन लास्ट ईयर था, इस साल तक 40 लाख का लोन रह गया। पहला आंसर, इस साल 40 लाख का लोन लिया या फिर इस साल 10 लाख का लोन पे करा, इन दोनों में से कौन सा सही? 10 लाख का लोन पे करा। अगेन सर लायबिलिटी भी बैलेंस शीट के अंदर आती है और बैलेंस शीट में फॉर द ईयर नहीं लिखा होता, एज ऑन लिखा होता। मतलब आज से मैंने 5 साल पहले भी लोन लिया था तो वो भी मैं बैलेंस शीट में लिखता हूं। तो लोन उस पर्टिकुलर ईयर के रिस्पेक्ट में नहीं होता, एक पर्टिकुलर डेट पोजीशन के रिस्पेक्ट में होता। तो थर्ड लाइन से हमने क्या इंफॉर्मेशन निकाली कि 10 लाख का लोन पे करा। अब देखो डिफरेंस आ रहा है, यहां पर मैंने 2 लाख लिया, यहां पर मैंने कैश फ्लो में 4 लाख लिया, यहां पर मैंने कैश फ्लो में 10 लाख लिया। ये देख पा रहे हैं आप? मतलब हमें सब कुछ रट के नहीं जाना कि हमेशा हमेशा माइनस ही करना होता है, इसको अपना दिमाग लगाना पड़ के। ठीक है? नेक्स्ट, सेल्स। लास्ट ईयर सेल्स 9 लाख, इस साल सेल्स 95 लाख। बताइए कैश फ्लो में 5 लाख लूं कि 95? 95। लास्ट ईयर 90 का सामान बेचा था, इस साल 95 का सामान बेचा है। मैं अज्यूम कर रहा हूं सारी कैश सेल है, अगर तो 95 लाख की कैश सेल है, 95 लाख की आएगी इस साल की कैश फ्लो। नेक्स्ट, कैपिटल। लास्ट ईयर कैपिटल 100, इस साल 120। तो इस साल 120 के शेयर इशू करेंगे क्या? 20 के शेयर इशू करेंगे, 20 लाख। अगेन कैपिटल भी बैलेंस शीट में आती है। तो सर ये वाली आइटम बैलेंस शीट की है और ये वाली आइटम पीएनएल की है। तो पीएनएल वाले का रटने वाले बच्चे ही कर सकते हैं कि सर जो पीएनएल वाली आइटम है उसमें चेंज मत देखो, सिर्फ करंट ईयर का देखो, और बैलेंस शीट वाले में चेंज वाला देखो।
ठीक है। एक डाउट ये था स्टूडेंट का कि सर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, ये 10,000 इधर और 15,000 इधर, आंसर में 5,000 नहीं लिया वो 15,000 लिया हो। क्लियर हो पा रही है बात? इस साल हमने लास्ट ईयर 10,000 पे करा, इस साल 15,000 पे करा, हम इस साल का कैश लिखेंगे 15,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इस पर आ जाते हैं। सर लास्ट ईयर मेरी लायबिलिटी 10,000 थी, इस साल लायबिलिटी 15 रह गई तो लायबिलिटी बढ़ी, ये कहीं नहीं आएगा कैश फ्लो में, क्योंकि इससे कैश इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही ना मेरे को, इससे मुझे कैश की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। क्लियर हो गई ये बात? चलो ये डाउट कंप्लीट करा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बुक का कुछ काम नहीं है आपको, सिर्फ सुनना है। हाँ पूछिए फाइनेंशियल एक्टिविटी का। बताइए कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन सर ऑफिस के अंदर कैश तो बढ़ा, तो कैश ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, लेकिन आंसर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। वजह जब हम कैश की बात करते हैं तो सिर्फ कैश की बात नहीं करते, हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चैप्टर नंबर 1 बुक 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एक्चुअल में कैश ऑफिस में रखा हुआ है, एंड कैश इक्विवेलेंट जो कैश के जैसा, जैसे कि बैंक बैलेंस, जैसे कि चेक इन हैंड, जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सर शेयर्स खरीदना ये बिल्कुल लिक्विड मनी कैश के जैसे ही है। मुझे किसी को 2 लाख रुपए देने, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो मैं शेयर्स बेच दूंगा, तो दिन में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उसको पैसे दे दूंगा, तो वो भी कैश के जैसे ही। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि शेयर्स होते हैं वो भी कैश के जैसे ही। तो अगर बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक को भी हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कैश को भी कैश इक्विवेलेंट के अंदर लिखते हैं। तो इन टोटल कैश इक्विवेलेंट में चेंज नहीं आया। वापस समझाता हूं। मान लीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10 लाख रुपए, जिसमें से कैश 3 है और बैंक है 7। अब मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए, यहां पर 1 कम हो गया, यहां पर 1 बढ़ गया, कैश हो गया 4 और बैंक हो गया 6, लेकिन ये अभी भी 10 है। तो हमें चैप्टर के अंदर ये वाला चेंज नहीं देखना, ये वाला चेंज नहीं देखना, ये वाला चेंज देखना। जैसे शेयर अगर इश्यू होंगे तो पैसा आएगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो ये बढ़ रहा है ना, हमें ये देखना, हमें ये नहीं देखना। समझ आ रही है बात? हम जब कैश फ्लो में बात कर रहे हैं कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, तो हम कैश, इस वाले कैश की बात कर रहे हैं, इस वाले कैश के नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक और कैश और चेक इन हैंड और मार्केटेबल सिक्योरिटी सब इसी का पार्ट है। इसी तरीके से अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, वो बेच दिए, मार्केटेबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं सर। मार्केटेबल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो क्या होता है कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, कि इससे 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 3 साल बाद पैसे बढ़ेंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा। दिस इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी? तो अगर लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर की है तो एनसीए के अंदर, 1 साल से कम की है और 3 मंथ से ऊपर की है तो करंट एसेट्स के अंदर, करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, और 3 महीने से भी कम की है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आती है। तो अप टू 3 मंथ वाली मार्केटेबल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट में नहीं आती, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती। तो अगला क्वेश्चन का डाउट ये था, कहीं भी डाउट नहीं था। मेरा डाउट ये था कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने सेल करी है, तो देखो कैश एंड कैश में बताया कि मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। मार्केटेबल सिक्योरिटी बेची है, इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां कोई चेंज नहीं। ठीक है? तो मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदना या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी बेचना, बोथ आर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, हेंस इग्नोर्ड। पूरे चैप्टर में इग्नोर कर देंगे मार्केटेबल सिक्योरिटी को, परचेज भी और सेल भी, क्योंकि इससे हमारा इन टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आता।
सिंपल सी बात, मान लीजिए भाई मेरे पास कैश 1 लाख रुपए है, बैंक में 1 लाख रुपए है और शेयर्स में 1 लाख रुपए है। 3 लाख मेरे पास लिक्विड मनी तो है, उन तीनों को लिक्विड मनी काउंट करूंगा। 3 लाख मेरे पास है, शेयर बेच दिए, अकाउंट में पैसा आ गया। अब कैश 1 लाख है, बैंक 2 लाख है, शेयर 0 है, अभी 3 लाख रुपए लिक्विड मनी, कोई चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, बाकी जो बैंक ओवरड्राफ्ट में अगर इंक्रीज है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बताइए कि बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में कहां आता? क्लैरिटी तो पता ना को, हेडिंग से हेडिंग बताओ, 12th क्लास में हो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता, तो वो एनसीएल का पार्ट है कि नहीं? है। अपडेट कराया था लास्ट क्लास में मैंने, लास्ट अपडेट कराया था कि एनएसएफ और एनसीएल और थर्ड नंबर करंट लायबिलिटी की सिर्फ पहली सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये तीनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बैंक ओटी अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्रीज हो रही है, सिंपल सी बात है, बैंक से लोन ले रहे हैं। बैंक ओटी इंक्रीज हो रही है मतलब बैंक से लोन ले रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी ऐड हो जाएगा। ऐसे डिक्रीज इन बैंक ओटी, लोन चुका दिया, फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। देखिए जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया हमने, एसएफ, एनसीएल और करंट लायबिलिटी की सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया, एनसी बहुत ही छोटा था, बड़ा ही आसान था। छोटा इसलिए था क्योंकि सर पूरे साल में ये ट्रांजैक्शन होती कितनी, सर मशीनरी रोज नहीं खरीदी जाती ना बेची जाती रोज, सालों में एक आध बार कोई एसेट खरीदते हैं, सालों में एक आध बार कोई एसेट बेचते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सर लोन हर साल नहीं लिया जाता, शेयर हर साल नहीं इशू किए जाते, लोन हर साल पे नहीं किया जाता। इसमें जो बस कॉमन जो है वो इंटरेस्ट और डिविडेंड की एंट्री है जो हर साल होती है, बाकी सारी एंट्री है वो रेयरली होती है। जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग छोटी थी क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन ही बहुत रेयर है, नॉन रिकरिंग नेचर वाली, दो तीन को छोड़कर। ऑपरेटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस बहुत सारी, सैलरी पे करना ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट पे करना ऑपरेटिंग है, सारे के सारे एक्सपेंस इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस आर ऑपरेटिंग। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर बनाई जाए सर, उसके अंदर 100+ आइटम्स आएंगे क्योंकि एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं दो तीन को छोड़ करके, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन ये वाला एक्सपेंस तो फाइनेंसिंग है, अदरवाइज इन जनरल सारे एक्सपेंस ऑपरेटिंग होते हैं। और हर कंपनी के अंदर बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी, बोनस, कुरियर चार्जेस, रेंट, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो सर इतने सारे एक्सपेंस हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे, 100-150 आइटम लिखेंगे, कई सारे पेजेस की हो जाएगी, समझ ही नहीं आएगा। इसको आसान करने के लिए हमने रिवर्स ऑर्डर चूज करा, इसको कोशिश करते समझने की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करने के दो तरीके, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। पहला है डायरेक्ट मेथड जो कि सबसे इजी मेथड है कि सर जितनी भी आइटम ऑपरेटिंग की होती है उन सबको लिख दो। जैसे आपने इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में लिखा, पैसा आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। जैसे कैश सेल्स ऑपरेटिंग होती है, पैसा आ रहा है उसको प्लस कर दो। जैसे कि पेमेंट टू क्रेडिटर, ये पैसा जा रहा है इसको माइनस कर दो। जैसे कि सैलरी पेड ऑपरेटिंग होता है, पैसा जा रहा है माइनस कर दो। ऐसे सिंपल तरीके से सारे आइटम को लिखते जाओ। इनफ्लो है तो ब्रैकेट मत लगाना, आउटफ्लो है तो ब्रैकेट लगा देना। ये डायरेक्ट मेथड होता है, ये हमारे कोर्स में नहीं। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के अंदर दोनों मेथड है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। 12th क्लास में हटा दिया गया है डायरेक्ट मेथड कई साल पहले, अब इस साल सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड।
कई सालों से सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है। अब ये समझते हैं क्या है। यहाँ से देखिए, मान के चलिए ये प्रोप्राइटरशिप वाला मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए, ट्रेडिंग भी है ना, यहाँ पे सारी इनकम है, सेल्स वगैरह, और बाकी इनकम, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे, डिविडेंड मिला, रेंट मिला, बैड डेट रिकवर्ड हुए, और यहाँ सारे एक्सपेंस लेके आऊँ, ट्रेडिंग वाले भी हमारे साथ मिला नेट प्रॉफिट फाइनली गया। मान लो यहाँ पर 10 आइटम है और यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 80 आइटम्स है, यहाँ 20 कर लेता हूँ, मतलब 20 आइटम्स को ऐड करा लेकिन सेल्स का अमाउंट ज्यादा होता है, 80 आइटम्स को माइनस करा एक्सपेंस वाला, फाइनल प्रॉफिट गया है। ठीक, अब देखिए जो नॉन ऑपरेटिंग काम है मतलब बहुत रेयरली होता है, पर इन जनरल आप खुद भी देखोगे अपने घर में कोई अगर आप कैश का हिसाब बनाने लगो, कैश वगैरह बनाओ, तो आप देखोगे हर महीने 2-3 खर्चों को छोड़ करके सेम खर्चे होते हैं। मतलब जैसे राशन का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, दूध वाले का पैसे हो गए, ट्यूशन फीस हो गई, स्कूल फीस हो गई, मोबाइल रिचार्ज हो गई, मतलब मेजॉरिटी एक्सपेंसेस इन जनरल हर साल हर महीने सेम होते हैं, 2-3 ही होते हैं जो हर बार बदलते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं सर कि इस 100 आइटम्स में से 5-10 आइटम ही ऐसी हैं जो ऑपरेटिंग नहीं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स आर ऑपरेटिंग। तो डायरेक्ट मेथड से अगर हम क्वेश्चन करूं जो कि हमारे कोर्स में नहीं, अगर मैं उससे क्वेश्चन करूं तो मैं 20 में से वो ऑपरेटिंग आइटम चुनूंगा, फॉर एग्जांपल 15 आइटम ऑपरेटिंग, 15 आइटमों को प्लस कर दूंगा। इन 80 में से वो आइटम चुनूंगा जो ऑपरेटिंग है, फॉर एग्जांपल 70 आइटम ऑपरेटिंग, 70 एक्सपेंस माइनस कर दूंगा, 50 इनकम प्लस कर दूंगा और मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। लेकिन सर 85 आइटम इतना बड़ा लेंथी काम है। अब देखो डायरेक्ट में क्या करने वाले हैं, हम इसको लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, नेट प्रॉफिट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान से देखो, इस प्रॉफिट के अंदर ये 20 की 20 आइटम ऐड हो चुकी है और ये 80 आइटम माइनस हो चुकी है, तभी तो आएगा ये नेट प्रॉफिट। ये जो 20 आइटम ऐड हुई हैं इसमें से 5 ऐसी हैं जो ऑपरेटिंग नहीं और ऐड हो चुकी है, उनको माइनस कर देता हूं, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर इस नेट प्रॉफिट में 80 आइटम माइनस हो चुकी है, इस 80 में से फॉर एग्जांपल 10 आइटम्स ऐसी हैं जो ऑपरेटिंग नहीं, माइनस हो चुकी हैं, लेकिन अब इनको प्लस कर देता हूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब भी आंसर सेम ही आएगा। एज ए स्टूडेंट करने में डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि सर हमें उल्टा चलना पड़ता है इसके अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये आसान पड़ता है क्योंकि इसमें हम मुझे सिर्फ 5 और 10 15 आइटम देती है और इसमें मुझे 15 और 70 85 आइटम देती है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये आसान रहता है, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाला यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब कैश फ्लो बनाएंगे तो इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाया जाता है, इसलिए हमारे लिए डायरेक्ट मेथड हटाई दिया सिलेबस से, सिर्फ इनडायरेक्ट रखा हुआ। वापस से समझते हैं सर क्या है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है सर कि हम ऑपरेटिंग आइटम ना लिख करके नॉन ऑपरेटिंग आइटम लिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम इनडायरेक्ट रखा हुआ। मतलब हम या तो ऑपरेटिंग डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम को चूज करते हैं और वही लिख लेते हैं, ये तो होता है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में क्या कर रहे हैं कि सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल नेट प्रॉफिट आया हमने उसको स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, फिर हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग आइटम नहीं है और यहाँ पर एडलेस हो चुकी है उसको रिवर्स करते जा रहे हैं। कोई आइटम नॉन ऑपरेटिंग की मिल गई, ऐड हो चुकी है, लेस कर दी। जैसे सर डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग होती है। ऑपरेटिंग सिखा रहा हूं मैं तो मान के चलो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो आती। डिविडेंड रिसीव हो रहा है इसका मतलब हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उस पे डिविडेंड मिल रहा है। शेयर्स खरीदते हैं तो एनसीए के अंदर लिखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में ये ऐड हो चुका होगा, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं,
इसलिए इसको माइनस कर दिया, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डेप्रिसिएशन कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग। नालायक, कोई सी भी नहीं होती, नॉन कैश होता है, कुछ नहीं आता। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कहीं भी नहीं आता है तो ठीक है। नेट प्रॉफिट में से ऐड हो चुका होगा कि लेस हो चुका होगा? लेस हो चुका होगा, अब ऐड कर देते हैं, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो पीएनएल के अंदर से वो आइटम छांटनी है, ढूंढनी है, जो आइटम ऑपरेटिंग नहीं होती और वो लिखनी है। अब इसमें कंफ्यूजिंग जो है, यहाँ कंफ्यूजन जो डिफिकल्टी आती है एग्जाम में या क्वेश्चन में या होमवर्क में, वो यही आती है कि सर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग वाली आइटम छोटी इग्नोर करनी है, नॉन ऑपरेटिंग वाली आइटम कंसीडर करनी है। इस क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए इनडायरेक्ट मेथड से नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, मुझे आइटम वही लिखनी है जो ऑपरेटिंग नहीं है, और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इसलिए इसका काम इनडायरेक्ट उल्टा करना है। सिर्फ ऑपरेटिंग वाले आइटम लिखूंगा तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। इनडायरेक्ट वाले में हम वही आइटम लिख रहे हैं जो प्रॉफिट में एडजस्ट हो चुकी है लेकिन ऑपरेटिंग नहीं। यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी पेड कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ये माइनस हो चुका है, आप कुछ भी नहीं करना, यहाँ नहीं लिखना, इसको अपने आप को लिखना ही नहीं, जो माइनस हो चुका है सही बात है, हमें सिर्फ वही आइटम लिखनी है जो ऑपरेटिंग नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डिबेंचर एनसीएल के अंदर आता है, उस पे इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया है सर कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन प्रॉफिट में से लेस हो चुका। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जो ऑपरेटिंग नहीं है, चाहे वो नॉन कैश है, चाहे वो फाइनेंसिंग है, चाहे वो इन्वेस्टिंग। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जो ऑपरेटिंग नहीं, भले वो नॉन कैश हो, भले वो इन्वेस्टिंग हो, भले वो फाइनेंसिंग, उन सभी आइटम को हमें इग्नोर करना है। क्लियर हो गई ये बात? तो जितने आइटम ऑपरेटिंग वाली दिखे वो हमें कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं नेट प्रॉफिट के अंदर। जितनी भी आइटम देखिए जो ऑपरेटिंग नहीं है, सिर्फ वही कंसीडर करनी है हमें, और रिवर्स करनी है भी, ध्यान में रिवर्स करनी है। डिविजन माइनस हो चुका होगा, प्लस करना, डिविडेंड रिसीव ऐड हो चुका होगा, ये माइनस करना, रिवर्स करना। एक बार फॉर्मेट से देखते हैं। फिर नॉन ऑपरेटिंग भी वही करनी है ना जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आए। हाँ जी, पेज 226, पेज नंबर 226। इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, पहले तो टिप्स लिखी हुई है, एक से 10 को नहीं पढ़ रहे हैं, उसके नीचे फॉर्मेट लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट ब्रैकेट में इनडायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर दिस। पर्टिकुलर्स में सबसे पहली हेडिंग लिखी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद आधा पेज खत्म हो गया, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, दिख रहा है इन्वेस्टिंग, एक बार इन्वेस्टिंग पढ़ लेते हैं, ये तो सॉल्व कर ही लिया हम। क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, इन्वेस्टमेंट और एसेट की सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, एसेट और इन्वेस्टमेंट की परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। उसके नीचे फाइनेंसिंग लिखा हुआ है, जो फाइनेंसिंग पढ़ लेते हैं एक बार, ये हम कर चुके हैं। शेयर या डिबेंचर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, शेयर या डिबेंचर रिडीम करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लोन डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लोन रीपे कर देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कुछ एग्जांपल है फाइनेंसिंग के। अब आते हैं ऑपरेटिंग पे वापस से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये लिखवाया था आपको, प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद क्या करना है देखिए ध्यान से, पार्टनरशिप में याद कीजिए, हम फाइनल अकाउंट में 4 चीजें बनाते हैं, क्रेडिट, पीएनएल,
P&L appropriation और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये तीन चीजें प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों में बिल्कुल सेम होती हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में। इसलिए ये तीन चीज हमारे 12th के कोर्स में नहीं था, हमारे 12th के कोर्स में सिर्फ ये रखा हुआ। ठीक है जी। इसका पर्पस क्या है कि जो यहाँ से प्रॉफिट निकल करके आया वो कैसे कैसे बटेगा सब में, उसका हिसाब किताब, उसके लिए हमने स्पेशल अकाउंट बनाया। सर ट्रेडिंग में, प्रोप्राइटरशिप में क्यों नहीं? प्रोप्राइटरशिप में इसलिए नहीं है सर क्योंकि सारा का सारा पैसा एक ही जने को जाना है, बटने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक बात है। तो सिंपल सी बात है, डैडी के मान लीजिए 4 बेटे हैं तो वो बिल बनाएगा, ये हिस्सा इसके हिस्से में, ये वाला हिस्सा इसके हिस्से में, इसका एक ही बेटा, वो क्या बिल बनाना है, सारा एक ही जने को जाना। समझ आ रही है बात? प्रोप्राइटरशिप में एक जने सब कुछ मिलना, इसलिए उसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। पार्टनरशिप में कई लोगों को बढ़ना से बनता। कंपनी में एक ही ओनर तो नहीं, कई सारे ओनर हैं, तो कंपनी में भी ये वाला काम तो होगा। समझ आ रही है बात? कंपनी में जैसे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व बनाना है, कुछ डिविडेंड बांटना है, कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड बांटना है, कुछ इंटरिम डिविडेंड बांटना है, कुछ फाइनल डिविडेंड बांटना है, कुछ रिजर्व और क्रिएट करना, स्पेशल रिजर्व होते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सब रिजर्व क्रिएट करना, ये सारा काम करना है, ये सब काम किया जाएगा। तो वो कहाँ होता है? कंपनी में। जगह बताइए। प्रोप्राइटरशिप में होता नहीं है, पार्टनरशिप में P&L एप्रोप्रिएशन में होता है, कंपनी में कहाँ होता? चैप्टर कर चुके हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट। देखिए नोट्स टू अकाउंट में जो सेकंड नंबर होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये काम यहां होगा। जब स्टेटमेंट ऑफ P&L से प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आता तो वो यहां आता, सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस, ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर, फिर माइनस करते हैं, डिविडेंड माइनस कर दिया, प्रेफरेंस में माइनस कर दिया, कोई रिजर्व क्रिएट कर दिया, तो बचा हुआ और कॉलम में जाता। तो ये वाला काम जो होता है, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर होता है। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा? क्योंकि हमारे पास ना ये अवेलेबल होगा कई बार, जैसे कि अमाउंट यूज करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट हुआ 30, हमने रिजर्व क्रिएट करा 5, तो ये आ गया 35। हमारे मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट ये वाला है 35, तो इसमें लेकिन माइनस हो चुका है ये वाला डिविडेंड, लेकिन ऑपरेटिंग नहीं होता, डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड ऑपरेटिंग नहीं होता, तो इसको भी ऐड बैक किया जाएगा। इसमें जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होगा उसके अंदर जितनी भी आइटम प्लस माइनस हो चुकी हैं, भले ही वो P&L में आती है, कट आउट किया था, इसका सिर्फ ट्रेडिंग P&L की आइटम लेनी है ना, वो आइटम नहीं लेनी। इसका आंसर दे रहा हूं मैं कि नोट्स टू अकाउंट्स में भी ऐसी आइटम आती हैं जो कि प्रॉफिट से लेस हो चुकी हैं, लेकिन P&L में तो नहीं आ रही ना, प्रॉफिट से लेस होगी। हमारे हमको ये नहीं रखना कि P&L की आइटम लेनी है, हमें रखना ये है कि सर जो प्रॉफिट में ऐड या लेस हो चुका है और ऑपरेटिंग नहीं है, उसे रिवर्स करना। ठीक है जी, पढ़े एक बार ध्यान से। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है जी प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब इसके बाद मैंने 4 आइटम लिखी हुई हैं। 4 आइटम क्या क्या है सर? प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। ये चारों आइटम ऐड करने के बाद एक आंसर निकल करके आया सर। ऑपरेटिंग में एक नहीं कई सारे आंसर आएंगे। ऑपरेटिंग का पहला आंसर आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जब ऑपरेटिंग एंट्री सॉल्व करने बैठेंगे हम पहले ये वाला आंसर निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो टीचर है एग्जामिनर है हमारा फाइनल आंसर नहीं देखेगा ऑपरेटिंग का, वो हर एक आंसर देखेगा। पहला आंसर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट कैसे निकालना है सर? क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल होगा, क्वेश्चन प्रॉफिट दे रखा होगा, उसमें 4 आइटम हमें ऐड करनी है। 4 आइटम ऐड क्यों करी? सोच के देखिए 4 आइटम माइनस हो चुकी होंगी कि नहीं? कुछ रिजर्व बनाया, प्रॉफिट घट गया, डिविडेंड देना, प्रॉफिट घट गया, टैक्स देना, प्रॉफिट घट गया। इन सभी आइटमों से प्रॉफिट माइनस हो चुका होगा, इसलिए इसको ऐड बैक करना है, रिवर्स करना है। ध्यान रहेगा। क्वेश्चन मान लीजिए सर इंटरिम डिविडेंड है नहीं तो मत लिखो, प्रपोज डिविडेंड है नहीं तो मत लिखो, ट्रांसफर रिजर्व है नहीं तो मत लिखो। हां जी, ये सारी आइटम्स टैक्स के टाइम पे ही माइनस होती हैं, टैक्स के बाद माइनस होती है, उससे पहले माइनस नहीं होती क्योंकि एक्सपेंस नहीं होती।
देखो, मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरे 10 लाख रुपए की सेल हुई, गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए का तुम्हारी सेल हुई है उस पर टैक्स दो। मैं कहता हूँ नहीं सर मेरे खर्चे भी तो हैं, मेरे एम्प्लॉय की सैलरी जाती है, सामान खरीद करके भी लाता हूँ, मेरे 4 लाख के तो खर्चे हैं। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है 6 लाख का प्रॉफिट है, 6 लाख के प्रॉफिट पर टैक्स दो। तो मैंने सर मेरे घर के भी खर्चे हैं, घर का राशन भी आता है, बच्चों की फीस जाती है, तो कहेंगे वो आपके पर्सनल खर्चे हैं, वो आप देखो। समझ आ रही है बात? खर्चे से बिजनेस कहीं नहीं। तो इसी तरीके से डिविडेंड पे करना, रिजर्व क्रिएट करना, ये सारी जो है कंपनी के बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए वो टैक्स माइनस करने के बाद कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, ट्रांसफर टू रिजर्व इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इसलिए इसको ऐड बैक किया हुआ। और डिविडेंड आपको पता ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। पहला आंसर क्लियर हो गया सर? पहला आंसर आता है सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लर्न हो गया सर, हमने प्रॉफिट दिया होगा, 4 आइटम ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और कोई भी डिविडेंड। उसके बाद पहला आंसर है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद जो ऐड के सामने 4 आइटम हैं, जो लेस के सामने 2 आइटम हैं, ये सारी आइटम, ये 6 की 6 आइटम ट्रेडिंग पीएनएल वाली है। ये 6 की 6 आइटम ट्रेडिंग पीएनएल वाली है। चेक कीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट, सर ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, प्रॉफिट में से लेस हो चुकी होगी, इसलिए ऐड बैक करना। इंटरेस्ट ऑन लोन, सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, प्रॉफिट में से लेस हो चुका होगा, इसलिए ऐड बैक करना। गुडविल पेटेंट रिटर्न ऑफ, सर ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट में से लेस हो चुका होगा, इसलिए ऐड बैक करना। डेप्रिसिएशन, सर ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, प्रॉफिट में से लेस हो चुका होगा, इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। एग्जांपल दे रखे हैं जी 4, ये 10 और आइटम भी हो सकती है, और बाकी क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे। लेस इंटरेस्ट या डिविडेंड या रेंट रिसीव्ड, सर ये तीनों आइटम क्या होता है? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, प्रॉफिट में ऐड हो चुका होगा, इसलिए अब लेस करना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, प्रॉफिट में ऐड हो चुका होगा, इसलिए लेस करना। नोटिस करो, हम ये चीज नहीं देख रहे कि इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है, ये चीज देख रहे हैं ऑपरेटिंग है कि नहीं। ऑपरेटिंग नहीं है तो उसको रिवर्स करो। ऐसा नहीं है कि ऐड करो कि लेस करो, रिवर्स करो। रिवर्स करो का मतलब ऐड हो चुका है तो लेस करो, लेस हो चुका है तो ऐड करो, इफेक्ट नलिफाई करना। उसके बाद सर हमारा सेकंड आंसर आ रहा है। सेकंड आंसर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। सर एग्जामिनर ने हमारे सारे आंसर्स देखने हैं, सिर्फ फाइनल आंसर नहीं देखना, सेकंड आंसर भी चेक किया जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद का जो स्टेप है, ये 2 से 3 क्लास के बाद मैं लॉजिक बताऊंगा, अभी की क्लास में रख रहे हैं। सर करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन, करंट लायबिलिटी बढ़े तो जोड़ दो, अभी रटवा रहा हूं, करंट लायबिलिटी बढ़े तो जोड़ दो। मान लीजिए क्रेडिटर पहले 2 लाख के थे, अब 3 लाख के हो गए, 1 लाख के इंक्रीज हो रहे हैं, 1 लाख रुपए जोड़ दो। क्यों जोड़ रहे हैं ये भी नहीं आंसर दे रहा हूं, 2-3 क्लास के बाद। करंट एसेट के साथ उल्टा, करंट एसेट बढ़े तो घटा दो, घटे तो बढ़ा दो। क्या कर रहे हैं सर? हमारा इससे पहले आंसर आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल का मतलब आप सबको पता है सीए और सीएल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो माइनस कर दीजिए, घट रही है तो प्लस कर दीजिए। उल्टा रिलेशन, अपोजिट रिलेशन, जैसे डिमांड और प्राइस में होता है अपोजिट रिलेशन। और जो दूसरा करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन, जैसे कि प्राइस और सप्लाई में होता कि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ती है, इसी तरीके से अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस कर दो, घट रही है तो माइनस कर दो। देखो ये लिखा हुआ है, ऐड में क्या लिखा हुआ? ऐड में लिखा हुआ है सर करंट एसेट घट रही है तो ऐड कर दो, या करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड कर दो। और लेस में क्या लिखा हुआ है? करंट एसेट बढ़ रही है तो लेस कर दो, करंट लायबिलिटी घट रही है तो लेस कर दो। स्टॉक, डेटर, बीपी, कैश, क्रेडिटर, बीआर। 2019-20, 2020-21
10 11 8 9 7 6 12 20 10 0 18 बताइए पहले वाले आइटम स्टॉक क्या करेंगे प्लस के माइनस स्टॉक करंट एसेट है करंट बढ़ रहा है नेगेटिव रिलेशन है बढ़े तो घटाओ -1 ठीक है लगभग 12 अब समझाया था लर्निंग करना आपको लगभग 12 डेटा 8 से 9 तक क्या करना है जी डेटा अगेन करंट एसेट है बढ़े तो घटाओ बीपी 7 से 6 माइनस बीपी करंट लायबिलिटी पॉजिटिव रिलेशन है करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे घटेगी तो घटाएंगे घट रही है घटाएंगे कैश 12 से 20 इग्नोर कैश में चेंज आ रहा है सर कैश में चेंज आ रहा है ये करंट जो कैश है वो कैश में कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है ऑफ कोर्स तो ये कोई भी एक्टिविटी नहीं होता आपको पता है कैश में कैश इक्विवेलेंट का पार्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं होता तो ये आपको जो अब हमें एक और चीज इसमें सीखी जो करंट एसेट लेनी है वो हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा वाली है मतलब बैंक का चेंज नहीं कैश का चेंज नहीं मार्केटेबल सिक्योरिटीज का चेंज नहीं क्रेडिटर 10 से 0 हो गए बताइए प्लस के माइनस -10 करंट लायबिलिटी है क्रेडिटर करंट लायबिलिटी बढ़े तो बढ़ाओ घटे तो घटाओ घट रही है तो घटा बीआर 18 से 19 माइनस होगा 18 से 22 माइनस क्या होगा बीआर अगेन करंट एसेट है करंट बढ़े तो घटाओ घटे तो बढ़ाओ नेगेटिव रिलेशन क्या दोबारा है ये सबसे आसान पोर्शन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लेकिन सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है जल्दबाजी में बस सबसे इजी पोर्शन है ये पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बस पॉजिटिव रिलेशन शेयर के साथ नेगेटिव रिलेशन शेयर का ध्यान रखना ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ये हमारा तीसरा आंसर आ रहा है ऑपरेटिंग का कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस ये हमारा तीसरा आंसर आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का उसके बाद आखिरी का लेस टैक्स पेड फिर फाइनल आंसर आ जाएगा मतलब सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टोटल 4 आंसर आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी टोटल 4 आंसर आएंगे पहला आंसर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दूसरा आंसर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तीसरा आंसर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस और चौथा आंसर कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूजिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम नेगेटिव है तो यूजिंग क्लियर हो पा रहा है जी तो टैक्स माइनस की तरह लास्ट में टैक्स पेड कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पेज 227 टॉपिक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है जी पढ़िए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ CA Limited made a profit of 4 lakh after considering the following items तो स्टार्टिंग फंड हो गया हमारा प्रॉफिट फॉर जाएगा बनाएंगे फॉर्मेट जैसा हमने बनाया था इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का बिल्कुल वैसा ही cash flow from operating activity particular amount इसमें देखो अमाउंट के हम 2 कॉलम बनाने वाले हैं जो हमारे मेन 4 आंसर आएंगे सिर्फ वो लिखेंगे हम आउटर कॉलम और बाकी सारे एडलेस वाले क्वेश्चन यहां ये ऐसा कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है ये मैं खुद अपनी साइड से बता रहा हूं बाकी जैसा आपको करना हो तो मैं क्या कर रहा हूं एग्जामिनर को आसानी से वो 4 आंसर मेरे मिल जाएं उस हिसाब से मैं ये फॉर्मेट बता रहा हूं आपको कि जो अपने फाइनल 4 आंसर आएंगे उसको मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा बाकी सारी एडलेस वाले क्वेश्चन को इनर कॉलम में लिख दूंगा ठीक बाकी आप सीधे कॉलम बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो प्रॉफिट फॉर द ईयर ये क्वेश्चन में गिवन है सर 4 lakh उसके अंदर कौन से 4 काम करने थे हमें सर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और ट्रांसफर टू रिजर्व और कोई भी डिविडेंड हो चाहे इंट्रीम हो या फाइनल हो चाहे कोई सा भी ढूंढो 1 से लेके 6 तक वो आइटम ढूंढी
1 से लेके 6 तक 6 पॉइंट दे रखे हैं, वो आइटम ढूंढो। ऑब्जेक्ट फॉर टैक्स मिल गया सर। एड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये अमाउंट है सर 75,000। और आइटम ढूंढो, वो कोई है क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व में मिल गया। और कोई आइटम भी है क्या? डिविडेंड नहीं है। अब हमारा पहला आंसर आ रहा है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 4 में से हमारा पहला आंसर आ गया 4,80,000। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद में क्या करना है? हमें वो आइटम ढूंढनी है जो ट्रेडिंग पीएनएल में आती हैं और ऑपरेटिंग नहीं होती। वो प्रॉफिट में या तो ऐड हो गई होगी या लेस होगी, उसको रिवर्स करना है। आइटम नंबर 1 डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ये क्या है पता? ऐड करना है कि लेस करना है? ऐड। राइटिंग ऑफ प्रीमियम एक्सपेंस ऐड करना है कि लेस करना है? ऐड। सर ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ऐड। ये भी ऐड करना है। सही, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बताइए। माइनस। ये माइनस करना है सर। ये ऐड हो चुका होगा, लेस कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बताइए कितना आंसर आया? 3 आइटम ऐड करनी है, 1 आइटम लेस करनी है। फोर लैख 91,900। ठीक है, ये हमारा सेकंड आंसर आया। हमने बाहर भी लिख दिया इसको, कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर भी लिख दिया। क्या नाम है इसका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमारा सेकंड आंसर आया है। कोई सीक्वेंसिंग नहीं है इसमें सर, पहले ऐड की लिखनी है फिर लेस की लिखनी है। ऐड डेप्रिसिएशन, लेस प्रॉफिट, ऐड प्रीमियम एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ऐड लॉस, फिर लेस, ऐसे कर सकते हो आप लोग। कोई सीक्वेंसिंग नहीं कि पहले ऐड की फिर लेस। सेकंड आंसर आ गया सर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। उसके बाद क्या करना है? अब जितने भी सीए और सीएल है वो ढूंढिए। कवर्ड इंफॉर्मेशन के अंदर 3 आइटम सेम पेज पे। डेटर बताइए इंक्रीज है कि डिक्रीज? इंक्रीज इन डेटर। कितना अमाउंट? 5,000। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? आगे ऐड लेस लिखना है, आपकी इच्छा है। ऐड कर रहे हो कि लेस कर रहे हो? तो डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, हम लेस कर रहे हैं, यहाँ पे लेस लिख दो। नहीं लिखना मत लिखो, ब्रैकेट लगा दिया वहां पर। अगर दोनों लिख दो तो मार्क्स कटेंगे नहीं, ब्रैकेट कंपलसरी है, ऐड लेस ऑप्शनल। सन्ड्री क्रेडिटर्स 12 से 17 हो गए, तो यहां पर लिख लीजिए इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 5,000। बताइए प्लस करना है कि माइनस? प्लस करना है सर। ध्यान रहे करंट लायबिलिटी में पॉजिटिव रिलेशन है, बढ़े तो बढ़ाएंगे। बीआर, इंक्रीज इन बीआर 3,500। प्लस करना है कि माइनस? माइनस। सर करंट एसेट का ध्यान रखिए, नेगेटिव रिलेशन है, बढ़े तो घटाएंगे।
बिल्स पेबल 9,500 से घट करके 6,000 रह गए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डिक्रीज इन बिल्स पेबल 3,500। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगाना है सर। पॉजिटिव रिलेशन है, करंट लायबिलिटी घटेगी तो हम भी घटा देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 से घट करके 2,000 रख। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करना है? प्लस के माइनस माइनस करना है सर। अगेन करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, घटेगी तो हम भी घटा देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस सर 100 से 200 रुपए हो गए, बढ़ गए। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस क्या करना है? प्लस के माइनस माइनस करना है 100 रुपए माइनस। ध्यान रहे करंट एसेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, बढ़े तो घटा दें। बताइए डिफरेंस सॉल्व करें कितना आंसर आया? 483,800 483,800। ये हमारा तीसरा आंसर आया। क्या नाम है इस आंसर का? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लिख लीजिए। तीसरा वाला आंसर का नाम है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्वेश्चन क्लास में पढ़िए क्या लिखा हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द अमाउंट ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कि सर इसमें फाइनल चौथा वाला आंसर मांगा है, तीसरा ही आंसर मांगा। इस क्वेश्चन में तीसरा ही आंसर मांगा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। चौथा आंसर मांगा ही नहीं। चौथा आंसर मांगा होता तो हम टैक्स लेस करते, ये चौथा आंसर आता। क्लियर हो गया बात? तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पर कंप्लीट हो गया। एक बार कंपेयर कीजिए फॉर्मेट से, कौन कौन से आइटम कहां लिखे सर हमने। तो हमने पहली आइटम लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल था। उसके बाद हमने प्रॉफिट टैक्स या डिविडेंड या रिजर्व ऐसी कोई आइटम ढूंढनी थी, वो आइटम हमने ढूंढी। 4 नहीं सिर्फ 2 मिली, हमने ऐड कर दी, लेस हो चुका होगा। उसके बाद हमारा पहला आंसर आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हमने क्या करा? ट्रेडिंग और पीएनएल में आने वाली आइटम जो ऑपरेटिंग नहीं होती उनको रिवर्स करना शुरू करा। ऐड हो चुका है तो लेस करा, लेस हो चुका है तो ऐड करा। फिर हमारा दूसरा आंसर आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हमने बहुत सारी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी गिवन थी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन था। खुद ही माइंड लगाना है इंक्रीज है कि डिक्रीज है, खुद ही माइंड लगाना है कि ऐड करना है कि लेस करना है। ऐड लेस के लिए आपको बताया गया है करंट लायबिलिटी पॉजिटिव रिलेशन, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो बढ़ाओ, घट रही है तो घटाओ। करंट एसेट के साथ नेगेटिव रिलेशन, बढ़े तो घटाओ, घटे तो बढ़ाओ। तो यही काम किया हमने। ये 6 दे रखी थी सीए और सीआर। ये सब ऐड लेस करने के बाद जो फाइनल आंसर आया वो हमारा तीसरा आंसर आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद आखिरी काम जो होता है वो टैक्स पेड लेस करना होता है। क्वेश्चन में लेकिन थर्ड आंसर ही मांगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट। क्लियर हो गई जी बात? चलिए यहाँ तक रिवाइज करके आए। नेक्स्ट आप और क्वेश्चन करेंगे, इसका आगे चलेगा।